पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि इनके बारे में आपको पता हो और हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट मिस कर गए हों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आप उन पॉइंट्स के बारे में जान जाएंगे जिसको लेकर एक्सरसाइज 5.2 में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको पता है कि ये एक लाइन है। लाइन क्या होता है वो मैं 5.1 में आपको बता चुका हूँ, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और ये एक दूसरा लाइन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। काटने का मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर एक दूसरे को काट के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक लाइन है, सपोज इसका नाम ए, इसका नाम बी, और ये हो गया सी, ये डी। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया इंटरसेक्ट क्या होता है। यही होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे, उस पॉइंट को नाम आप ओ दे सकते हो, बी, कुछ भी दे सकते हो, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। पहला पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आप देख रहे हो कि ए बी सी डी जो है एक पॉइंट में एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट का नाम ओ है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल, आप सपोज कीजिए दो लाइन है, एक ये इस तरह से है, दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है। अब ये एक लाइन क्या हो रहा है, इन दोनों को काटते हुए जा रहा है, ठीक है। ये लाइन सपोज मान लीजिए ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, इसका नाम है टी या ओ, जो कुछ भी है, एल एम एन दे देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे लाइन एल और लाइन एम दोनों को एक लाइन काट रहा है। इस लाइन को, जो दो लाइन को काट रहा हो, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। यानी कि लाइन एन जो है लाइन एल और एम का ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है, अपन देखेंगे फोर्थ नंबर में इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ट्रांसवर्सल में क्या फ़र्क होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक पॉइंट से कितने भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होगा, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब एक ट्रांसवर्सल दो अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट में काटे, तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोला जा सकता। एल का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग है और एम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग है, ठीक है। तो हम बात करें इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब आप यहाँ पर देखो, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये ट्रांसवर्सल एन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये एल एम और ये हो गया एन। तो ये ट्रांसवर्सल जो है एल और एम को दो पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो जब दो पॉइंट में काट रहा है, तो जो अंदर वाले एंगल्स हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सब एंगल को नाम दे देते हैं सपोज 1 2 3 4। तो ये एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, जो कि दो लाइन के बीच में बन रहे हैं एक ट्रांसवर्सल के काटने पर, ठीक है। देखो आप, ये बाहर हो जाएगा और ये अंदर का हिस्सा हो गया। अंदर क्यों? क्योंकि ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पर आके। और यहाँ पर लाइन एम में भी देखोगे तो ये बाहर का हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काट रहा हो, तो अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो होगा एक्सटीरियर एंगल। किसको बोलेंगे? एक्सटीरियर का नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बाहर का हो। इंटीरियर मतलब जो अंदर का एंगल हो, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर का एंगल हो। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर
इस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है बाहर में एल के साथ, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पर एम के साथ भी ये बाहर का एंगल ये बन रहा है और बाहर का एंगल ये बन रहा है। सपोज इसको नाम दे देते हैं 5, 6, 7, 8। तो हम बोल सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल या पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अच्छा करस्पॉन्डिंग का एक्चुअली मतलब आप समझ लो समान जैसा, मतलब एक जैसा जो हो, समानतः। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे कि मतलब आप देखो ये एंगल ऐसा बन रहा है और सेम एंगल 3 भी उसी तरीके से बन रहा है। तो ये एंगल को हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो एंगल 5 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसी तरह से एंगल 6 और एंगल 4 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 और एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 2 और एंगल 8 जो है वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले अल्टरनेट का मतलब उसका दूसरा या कि अपोजिट बोल सकते हो, इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन सा है? एंगल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 1 का अल्टरनेट होगा 4 और 2 का अल्टरनेट होगा 3। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होगा 1 और 4, ये एक पेयर हो गए, 1 एंड 4, एंगल 1 एंगल 4 ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर 2 और 3। ठीक है, ये हो गया 2 और ये एंगल 3। ये एंगल्स आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब जिस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा? 5 और 8। ठीक है, दोनों एक्सटीरियर हैं और दोनों अल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल के एक अपोजिट साइड में, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड में है और दूसरे लाइन में ट्रांसवर्सल के उस साइड में है, वो भी एक्सटीरियर। तो 5 और 8 जो है यहाँ लिख सकते हो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हैं? एंगल 5 और एंगल 8 ये एक पेयर हो गया, और एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 7 ये जो है ये आपस में एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसके बाद अपन पॉइंट देखते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लिख सकते हो इसको पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये 9th पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर इंटीरियर एंगल आपको पता है कौन कौन से हैं? 1, 3, 2 और 4, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। अब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का क्या मतलब हुआ? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, यहाँ देखोगे 1 और 3 जो है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इसको बोल सकते हैं ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का एक पेयर है। और दूसरे साइड देखोगे अगर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो वहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 है जो कि इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, तो इसको बोलते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 1 और एंगल 3 एक पेयर हो गए जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 2 और एंगल 4 ये हो गए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से एंगल को क्या कहा जाता है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो हमारे अगले एक्सरसाइज में काम आने वाला है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा
तो वो समझने में बहुत आसानी होगा और उसी से सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है अपना पैरेलल लाइन। यहाँ आपको दो लाइन दिख रहा होगा, एक लाइन L है, एक लाइन M है। जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को बिना इंटरसेक्ट किए एक साथ चल रहे हों तो उसको पैरेलल लाइन कहा जाता है। ये इस लाइन दोनों लाइनों को जितना भी स्ट्रेच करेंगे ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो वो दो लाइन जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं उनको पैरेलल लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगर इन दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन इस तरीके से खींच दिया जाए और इसको नाम दे देते हैं N। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है इन दो लाइन को काट रहा है, इसको ट्रांसवर्सल कहा जाएगा क्योंकि दो लाइन को काट के ट्रांस कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन बोल लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आप देखो फिर से ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इसको अगर नाम दे दे तो ये 1 2 3 4, यहाँ नाम देते हैं 5 6 7 8। तो यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हम पैरेलल लाइन के अंदर पढ़ेंगे या पॉइंट नंबर 11 बोल लो इसको, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। एक पैरेलल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल होता है उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है और 3, ये एक पेयर हो गया। एंगल 5 एंगल 3 इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। जितना डिग्री का एंगल 5 होगा उतना डिग्री एंगल 3 भी होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे एंगल 6 और एंगल 4 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 6 और एंगल 4 ये दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा। एंगल 1 और एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 एंगल 7 इनका भी मेजरमेंट सेम होगा और एंगल 2 और एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 8 इनका मेजरमेंट भी सेम होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एक पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उनका मेजरमेंट सेम होता है, या आप बोल सकते हो कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेलल लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेलल लाइन। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस को कैसे डिनोट किया जाता है। सपोज हमको ये बताना है कि ये लाइन L और M आपस में पैरेलल हैं, तो आप लिख सकते हो, पूरा पैरेलल वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो L, ये साइन होता है पैरेलल का, ये हो गया M। ये जो दो लाइन है, या फिर आप बोल सकते हो 11 जैसा आपको दो लाइन खींचना पड़ेगा, दो 1 है, 1 1। ठीक है, L पैरेलल टू M इसका मतलब होता है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 में हमको ये देखना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो भी यहाँ पर हमेशा इक्वल होते हैं। जब भी एक दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे उनका मेजरमेंट सेम होगा। आप देखो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, और यहाँ पर एंगल 6 और एंगल 1 दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसका मतलब जितना मेजरमेंट एंगल 5 का होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल 2 का भी होगा, और जितना मेजरमेंट एंगल 6 का होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल 1 का भी होगा। उसी तरीके से दूसरे लाइन में भी एंगल 3 और एंगल 8 का मेजरमेंट सेम होगा, और एंगल 4 और एंगल 7 का मेजरमेंट भी सेम होगा। इसको लिख सकते हैं, ईच पेयर ऑफ वर्टिकली opposite angles are equal in a parallel line। ठीक है, ये सारे एक पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ हैं।
इनको ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे पैरेलल लाइंस के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो भी हमेशा इक्वल होता है। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटे तो उनका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखो कि एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों सेम होगा। यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये दोनों एंगल का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है ये इक्वल होगा। यहाँ लिख सकते हो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेलल लाइन। अब एक पॉइंट देखते हैं 14th में जिसको आप नंबर दे दो, ये होगा आपका ईच पेयर ऑफ each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हो कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। जब भी दो एंगल का मेजरमेंट का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो एक पैरेलल लाइन में दो पैरेलल लाइन में जब एक ट्रांसवर्सल उनको काट रहा हो तो जो इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होगा उनका जो मेजरमेंट का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 का मेजरमेंट अगर आप ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री आएगा। और इसीलिए बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 1 और एंगल 3 सप्लीमेंट्री हुए क्योंकि उनका ऐड करने से उनका मेजरमेंट 180 डिग्री आएगा। उसी तरीके से आप राइट साइड देखोगे ट्रांसवर्सल के तो एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों मतलब इंटीरियर एंगल के ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका जो सम होगा उसका भी मेजरमेंट 180 डिग्री आएगा, इसलिए ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब यहाँ पर ये आपको पता चल गया कि एक पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, अगर आपको एक पैरेलल लाइन दे दे और उसमें आपको ये बताना पड़े कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और अगर पैरेलल लाइन में है तो इक्वल होगा क्योंकि उसका पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं क्योंकि वो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इससे हट के मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ दो भाई हैं, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है हितेश। ठीक है, रमेश जो है हितेश से बड़ा है। अब रमेश बोलता है कि कोई एक तीसरा आदमी बोलता है कि रमेश हितेश से बड़ा है, और कोई एक दूसरा और उसका फ्रेंड है वो बोलता है कि नहीं, हितेश जो है रमेश से छोटा है। तो क्या आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र आया? कुछ भी नहीं। रमेश हितेश से बड़ा है, इसमें भी रमेश बड़ा और हितेश छोटा हो गया, और हितेश रमेश से छोटा है, इसमें भी हितेश छोटा और रमेश बड़ा हो गया। ठीक इसी तरीके से जब आपको ये बोले कि कोई भी दो लाइन दे दे और उसके बीच में ट्रांसवर्सल दे दे और आपको ये प्रूफ करना है कि वो लाइन पैरेलल है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल हैं तो इसका मतलब कि वो लाइन पैरेलल है, और अगर उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को भी अगर आप पैरेलल इक्वल दिखा दोगे तो भी वो लाइन पैरेलल है, और अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल उनका जो मेजरमेंट वो सप्लीमेंट्री हो गया तो भी वो पैरेलल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये प्रूफ कर सकते हो कि दो लाइन पैरेलल है, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये क्वेश्चन में बता दिया है, तो उस पैरेलल लाइन को ध्यान में रखते हो आप उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हो कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो 5 और 2 जो है इक्वल होंगे, या 5 और 3 जो है इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी के आधार पर? 5 और 3 इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के। ठीक है,
तो ये सारा पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट कर देंगे।